वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 106 है यूपी पीसीएस के लिए ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में नैनो प्लग किससे संबंधित है, बताइए। नैनो प्लग का संबंध किससे है? एक छोटी सी बुलेट से नहीं है, छोटे रॉकेट लॉन्चर से नहीं है, एक छोटे सुनने के यंत्र से है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो नैनो प्लग जो है एक छोटा, अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र है। इसका आकार जो है इतना छोटा होता है कि आसानी से नज़र भी नहीं आता। साथ ही यह उपयोगकर्ता की सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है और नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है। बिल्कुल पढ़ने से लग रहा है कि दोनों के दोनों करेक्ट ही होंगे। करेक्ट ही हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, नैनो मेडिसिन औषधि वितरण की प्रभावकारिता बढ़ाने और साइड इफेक्ट न्यूनतम करने में सहायक है। नैनो पदार्थ जीन थेरेपी में जीनों को कोशिकाओं तक ले जाने में प्रयोग किए जाते हैं। पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। जो स्वचालित घड़ियाँ होती हैं, स्वचालित कलाई घड़ियाँ, वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? क्या कोई बैटरी लगी होती है उनमें या द्रव क्रिस्टलन से? कोई भी नहीं है इन दोनों में से। हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो स्वचालित कलाई घड़ियाँ जो होती हैं वो चलने के लिए ऊर्जा हेतु बैटरी की आवश्यकता उनको नहीं होती। यह घड़ी पहनने वाले के हाथ के संचलन से चलने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था उत्तराखंड के रुड़की में। तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उत्तराखंड के रुड़की में खोला गया। 1853 में स्थापित थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम 1948 में बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया। 21 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके इसे भारत का 7वां आईआईटी घोषित किया। आईआईटी रुड़की। क्वेश्चन नंबर 2 है। साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है साइटोट्रॉन से? कृत्रिम मौसम। तो साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे जो है कृत्रिम मौसम उत्पन्न कर दिया जाता है। सीधे सीधे याद रखिए, कुछ आवश्यकता नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। टैक्यान से क्या तात्पर्य है? निम्नलिखित में से टैक्यान से क्या तात्पर्य है? प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण हैं क्या? भारी नाभिक वाले अणु का भाग है या वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण है? टैक्यान क्या है? देखिए, टैक्यान है ऑप्शन नंबर ए। यानी टैक्यान ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम्बों का कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, बताइए। बम्बों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए थे ना। तो नागासाकी में था प्लूटोनियम और हिरोशिमा में था यूरेनियम। तो इसका आंसर फिलहाल है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम जो है नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। विस्फोटक के रूप में जो है यूरेनियम का प्रयोग इसमें किया गया था। पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज से 5 या 8 साल पहले बहुत पूछते थे इनको कि जो नागासाकी पर गिराया गया उसका नाम क्या था? फैटमैन था। जो हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय यूरेनियम और नागासाकी फैट बॉय वाला प्लूटोनियम, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसको प्रयोग में लाया जाता है? रेडिएटर।
तो देखिए रेडिएटर जो है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बात करें पॉलीग्राफ की, ऊपर जो था पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। जो टरबाइन है, टरबाइन के द्वारा बहते द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और जो क्वाड्रेट होता है वो नौ संचालन और खगोलीय विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? बताइए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है। तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम हो जाता होगा, पता होगा आपको, अतः जल का क्वथनांक जो है वो घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर में पकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनानी है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लगेगी? ऊर्ध्वपातन, इसमें क्या होता है, सीधे जो है वाष्प से बिना द्रव में जाए ठोस में परिवर्तित। ठीक है। तो देखिए कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने की बजाय वो सीधे वाष्प में मतलब गैसीय अवस्था में आ जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को बोलते हैं ऊर्ध्वपातज और ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर और बहुत तन्य है। कार्बोरेंडम कठोर है लेकिन तन्य नहीं है। टंगस्टन कठोर तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तन्य नहीं। नाइक्रोम कठोर और तन्य दोनों है। तो बात करें कार्बोरेंडम की, तो कार्बोरेंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर है परंतु तन्य नहीं। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। ठीक है, टंगस्टन तन्य है किंतु कठोर नहीं है। कार्बोरेंडम की बात करें और कास्ट आयरन की बात करें तो कठोर है लेकिन तन्य नहीं है। जो नाइक्रोम है वो अभंगुर होने के कारण कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? कौन सी इसमें जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? जस्ता, सोना, एल्युमिनियम या क्रोमियम स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन? देखिए धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता जो है सबसे कम होती है जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार जो है वो कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। देखिए स्वर्ण की शुद्धता यानी सोने की शुद्धता डिग्री जो है कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट। चूँकि यह बहुत ही मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। आभूषण बनाने के लिए साधारणतः 10 से 22 कैरेट का सोना जो है वो अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है इनमें क्या? पारा। तो देखिए धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। अतः दिए गए विकल्पों में पारा जो है द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो 15 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।